उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी सबरंग रेडियो में। आज हमारे जिसको कहते हैं हमारे वारे न्यारे हो गए हैं क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी सो काइंड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यारे न्यारे तो हमारे हो रहे हैं कि फाइनली कैलगरी आने का मौका मिल रहा है। नहीं, डेफिनेटली जी, आप हमारे यहाँ पे जो लिसनर्स है उनके सामने आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें भी, हम भी आपको मिलने के लिए आएंगे। और दूसरी बात, हाँ जी, आपको जब आप भी बड़े यंग थे तो हम थोड़े छोटे थे, तो घर में जब वाह ताज की एड चलती थी तो मुझे याद है भी हम कैसे झूम झूम के नाचते थे। तो अरे वाह वाह वाह। हाँ जी, तो मतलब अब मैं बूढ़ा हो गया और आप यंग हो गए। मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ और आप अभी भी यंग है गल है। हाँ जी। तो उस्ताद जी, आपने कब से ये सीखना शुरू किया था जी? थोड़ा सा आप बताएंगे कब से सीखा? मैं जब 2 दिन का था। 2 दिन के? हॉस्पिटल से घर लाया गया। ठीक है जी। तो उस दिन से पिताजी मुझे गोद में लेके मेरे कान में रिदम पड़ा करते थे। ठीक ठीक है जी। तो तब से मतलब 1.5 साल की उम्र तक रोजाना ये एक रियाज चलता था, जब वो मुझे गोद में लेके मेरे कान में रिदम और तबले के बोल ये सब पढ़ा करते थे। तो जब मैं 3 साल का हो गया तो दिमाग में ऑलरेडी ये सब चीजें घूम रही थी। जी जी। तो फिर वो तबले पर भी हाथ मारने लगा। तो 3 साल की उम्र से मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया और 7 साल की उम्र में पहला प्रोग्राम किया। तो उसके बाद से अब करीब 53-54 इयर्स, मतलब 54 साल हो गए जी। बिल्कुल जी। आप तो मुझे याद है अभी आप मेरे ख्याल टीनेजर या अराउंड 20 होंगे जब से आपको उस्ताद का खिताब मिल गया था। तो ऑलमोस्ट अरे उस्ताद का खिताब तो मतलब ये होता है कि लोग लगा देते हैं। मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि मेरे पिताजी मेरे सामने बैठे हों और उस्ताद अल्लाह रखा उनका नाम हो और उनके सामने कोई मुझे उस्ताद कहे तो बड़े मतलब शर्म से डूब मरने की बात होती है। नहीं, ये तो इसलिए मैं हमेशा सबसे कहा करता था कि आप प्लीज मेरे नाम के सामने उस्ताद ना लगाएं, क्योंकि ऐसे भी जितने भी बड़े कलाकार हैं और मैंने उनको हमेशा ये देखा है और सुना है कहते हुए कि भाई हम तो रोज सीखते हैं। बिल्कुल। तो मतलब रोज आप उठते हैं तो कुछ नई चीज देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। तो अपने आप को उस्ताद कहलाना ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे अब हमेशा सारी जिंदगी आपके सीखने में ही गुजर जाती है जी। बट जब आपके पिताजी आपके नाम के आगे उस्ताद सुनते हैं तो वो तो और फूले नहीं समाते, क्योंकि उनको पता चलता है भी उनका बेटा जो है उनसे भी आगे जा रहा, लोग उनको इतनी यंग एज में उस्ताद कहना शुरू कर दिया। तो आई थिंक वो बड़ा अच्छी मोमेंट होती है पेरेंट्स के लिए। देखिए आपका लड़का जाकिर बिल्कुल आपकी तरह बजा रहा है। जी। तो उन्होंने कहा था कि आई होप कि वो मेरी तरह ना बजाए बल्कि मेरे से अच्छा बजाए। जी बिल्कुल। तो एक, क्योंकि आपने तबले के अंदर इतनी ऊंचाइयां छुई हैं जो मुझे लगता है भी जैसे क्रिकेट के अंदर हम कहते हैं हमारे तेंदुलकर साहब हैं और इतनी आगे चलते जा रहे हैं, तो तबले के अंदर मेरे ख्याल से आपने तो उनको भी काफी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वो तो उनका जो कैरियर है वो इतना लंबा नहीं है जितना आपका। इतने सालों से आपने इतने बड़े लेवल पे इंटरनेशनली इतना हमें रिकॉग्नाइज करवाया। कैरियर का अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से तेंदुलकर का जो कैरियर है इतना लंबा शायद ही किसी का कैरियर खेलने में निकला हो। तो ये कहना पड़ेगा कि उनका स्टेमिना और उनका सस्टेनेंस और लॉन्जेविटी जिसको कहते हैं, ये मेरे ख्याल से कमाल है। ऐसा शायद ही मैंने कभी किसी भी स्पोर्ट में किसी का देखा हो, ऐसा नहीं है। तो ये एक बड़ी मतलब एडमायर करने की बात है। रहा मेरा सवाल, तो मतलब मैं तबला बजाता हूँ, बैठ के बजाता हूँ, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, धूप में नहीं खड़ा रहना पड़ता 5-5, 6-6 घंटे। स्टेज पे बैठते हैं, एयर कंडीशन हॉल होते हैं, तो उसमें मतलब लॉन्जेविटी तो हो जाती। सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम लोगों को जब भी हम स्टेज पर बैठते हैं बजाने के लिए जी। हमेशा कुछ नया करना पड़ता है। डेफिनेटली। और इतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस, कवर ड्राइव या वो ही मतलब स्वीप, ये सब मतलब जो क्रिकेट के जो स्ट्रोक्स हैं जो कि फिक्स्ड हैं जी जी, वो ही आप उसी को लेके आप खेलते हैं। हमारे म्यूजिक में ऐसा नहीं है, हमेशा कुछ नया करना पड़ता है। आप नया नहीं करेंगे तो ऑडियंस आपको सुनने के लिए श्रोतागण आना बंद कर देंगे। बिल्कुल। आपने तो दुनिया भर के बड़े बड़े म्यूजिशियन जो हैं वो डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उनके साथ आपने बजाया। तो आई थिंक तेंदुलकर को तो हम कहा जाए उन्होंने तो दोया है लोगों को,
बट आपने तो उनके साथ मिलके रिदम में दुनिया भर के लोगों के साथ हाँ, ये क्रिकेट में नहीं होता है कि अलग अलग टीम के खिलाड़ी एक टीम में एक साथ खेलें। आजकल आईपीएल में ये होने लगा है, लेकिन पहले ये नहीं हुआ करता था। तो तेंदुलकर या गावस्कर या ये लोगों को बहुत कम चांस मिला दूसरे लोगों के साथ खेलने का और इंटरैक्ट करने का। हमारे म्यूजिक में तो ये रीत है पहले से कि आप अलग अलग म्यूजिशियंस के साथ, अलग अलग कलाकारों के साथ, अलग अलग दुनिया के कलाकारों के साथ अपना संगीत पेश करें और उनके साथ मिलके गाएं बजाएं। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि बचपन से ही मुझे बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों के साथ 12 साल की उम्र से सबके साथ बजाने का मौका मिला और दुनिया भर में घूमने का मौका मिला और कलाकारों के साथ बजाने का मौका मिला। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये चांसेस मुझे मिले और ये लक है कि ये चांसेस सक्सेसफुल भी रहे और यही वजह है कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और कैलगरी में आके बजाने वाला हूँ। बिल्कुल, ये हमारा नसीब है और कैलगरी वालों का भी ये नसीब है। भी आज आप कैलगरी में 3 अप्रैल को आ रहे हैं और 7 बजे शाम के आपका शो है यहाँ एपकोर सेंटर के अंदर। तो मुझे लगता है भी हमारे जो लिसनर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे पहुंचेंगे। मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि आज हमारे साथ उस्ताद जाकिर हुसैन साहब हैं, जो कि दुनिया भर में भारतवर्ष के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर इनका नाम जो है तबले के नाम से, और म्यूजिक को इतनी ऊंचाइयां इन्होंने छुई हैं और लोगों को बता दिया भी तबला भी इस तरीके से बजता है। और जब ये परफॉर्मेंस करते तो इनकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल होता है, वो देखने वाला होता है। तो लोग दंग रह जाते हैं और उसके बाद ताड़ियों के बाद मुझे लगता नहीं ताड़ियों के बाद कोई चीज और बचती है उसके बाद। सही कह रहे हैं आप। अभी आज देखिए ना, पंजाब में आप जो भांगड़ा का ढोल है, जी जी जी, सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में इंग्लैंड, यूरोप, सब जगह भांगड़ा ढोल का कितना प्रचार हुआ है। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत हेल्प मिली कि आजकल की दुनिया में इंटरनेट के जरिए, रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तानी म्यूजिक और कला का ज्ञान मिला और उसकी वजह से वो ज्यादा क्यूरियस हुए कि जरा देखें कौन बजा रहा है, कौन गा रहा है, और हम लोगों को उनके सामने आकर बजाने का ये जो मौका मिल रहा है, ये आजकल के जो दुनिया को क्या कहना चाहिए, वर्ल्ड छोटा हो गया है, जी जी, ग्लोबल विलेज बन गया बेसिकली। जो आजकल हिंदुस्तान की इतनी कला, चाहे वो फोक म्यूजिक की कला हो, राजस्थान की हो, पंजाब की हो, साउथ की हो, बंगाल की हो, सब जगह की कला आज पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है। और शास्त्रीय संगीत तो 1960s से लेकर अभी तक पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से नंबर 3 या नंबर 4 पे जो संगीत है वर्ल्ड में, उनमें गिना जाता है। और ये पंडित रविशंकर जी या उस्ताद अल्लाह रखा है, मेरे पिताजी वगैरह, सब लोगों ने इतनी मेहनत की जो इसका फल आज हमको मिल रहा है। मुझे लगता है भी अभी आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारियां हैं जी, क्योंकि इसको बड़ी ऊपर और ले जाने की जरूरत है, क्योंकि जितना पोटेंशियल हमारे शास्त्रीय संगीत के अंदर है वो शायद ही दुनिया के किसी और म्यूजिक के अंदर इतना ज्यादा हो। मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक तो हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, जी जी, और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में कला का प्रचार बहुत है और लोग संगीत को बड़े प्यार से देखते हैं और सुनते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे यंग लोग हैं जो इस कला को अपना रहे हैं। तो ये सही कह रहे हैं आपके, आजकल के जो हमारे सीनियर म्यूजिशियंस हैं, जिनमें मेरी भी गिनती है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उन लोगों को सपोर्ट करें जो यंग कलाकार आ रहे हैं। और इसी वजह से जो ये मेरा परकशन ग्रुप जो आ रहा है, इसमें मुझे छोड़कर बाकी जितने कलाकार हैं सब मेरे से 22-25 साल छोटे हैं। तो ये यंग म्यूजिशियंस को मैं लेके निकल रहा हूँ। तो मैं यही सोच रहा था कि शायद उनको लोग सुनेंगे और उनका नाम और मतलब इस कला की वजह से आगे बढ़ेगा, और बस यही एक काम है जो चल रहा है, जिसको हम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा आपका ये उपराला जिसको कहते हैं, और इतनी अच्छी एफर्ट्स आप कर रहे हैं। तो कहाँ पे लेके जा रहे हैं आप अपने इस ग्रुप को जी पूरे? ये शुरू हो रहा है वॉशिंगटन डीसी में, जो कॉन्सर्ट हॉल है कैनेडी सेंटर, ठीक है जी, वहाँ पर पहला प्रोग्राम है। उसके बाद में फिर हम जाएंगे बॉस्टन में, जहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बड़ा हॉल सैंडर्स्ट में हमारा प्रोग्राम है। फिर हम लॉस एंजलिस जाएंगे, जहाँ का जो वर्ल्ड फेमस डिज्नी हॉल है
वहाँ हमारा प्रोग्राम है। फिर डेविस नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में मुंडावी सेंटर बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हॉल है वहाँ। फिर सैन फ्रांसिस्को के ज़ेलरबाग ऑडिटोरियम में, फिर पोर्टलैंड के सिम्फनी हॉल में, सियाटल के सिम्फनी हॉल में, वैंकूवर के चांद सेंटर में, और फिर आपके पास आएंगे कैलगरी में, और उसके बाद अटलांटा, और फिर फिलाडेल्फिया, और फिर कोलंबस ओहायो, और फिर मैडिसन विस्कॉन्सिन, मिलवॉकी और शिकागो, ये सब शहरों में प्रोग्राम है। ये तो काफी लंबा चौड़ा प्रोग्राम लेके आए हैं। मुझे लगता भी काफी हमारे जो नॉर्थ अमेरिका के लिसनर्स हैं वो आपको काफी एंजॉय करेंगे, देखेंगे पर्सनली आपको। बजाते तो आपको उन्होंने बहुत सुना है बड़े सालों से, बट देखने का मौका भी मिलेगा उनको। अब आप इससे पहले भी आप मौका मिलेगा कि ये जो यंग म्यूजिशियंस आ रहे हैं ये सारे अमेरिका और कनाडा में अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करें, और श्रोतागण उनको भी सुन के उनको सराहें, उनको आशीर्वाद दें, और आगे भी उनको नाम करने का मौका मिले। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल से हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे पहुँच के आपके प्रोग्राम को सक्सेसफुल करें। और आपको एक बात नोट करना बहुत जरूरी है कि मैं इस प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ। ठीक है जी। ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, जाकिर हुसैन के नाम से जरूर है, लेकिन जितने सारे म्यूजिशियन इसमें बजा रहे हैं वो सब अपने काम के धनी हैं और वाकई बहुत अच्छा बजाते हैं और अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। तो मतलब सिर्फ ये ना सोच के आए कि आप जाकिर हुसैन को सुनने जा रहे हैं, बल्कि ये सोच के आए कि जाकिर हुसैन की तरह बहुत सारे उच्च कोटि के कलाकारों को आप सुनने के लिए आज शाम को आ रहे हैं। बहुत खूब जी। तो क्या क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर बजाए जाएंगे? पहले तो मेलोडी इंस्ट्रूमेंट में आप देखें तो साबिर खान जो एक उस्ताद सुल्तान खान साहब हुआ करते थे, जिसके बड़े फेमस सारंगी वादक भी हैं और सिंगर भी हैं। उनके बहुत सारे गाने जैसे पिया बसंती रे वगैरह बहुत फेमस हुए हैं। उनका लड़का है साबिर खान, वो सारंगी बजा रहा है। और हरिप्रसाद चौरसिया जी का भतीजा राकेश चौरसिया, ठीक है जी, वो बांसुरी बजाएगा। तो ये दो मेलोडी इंस्ट्रूमेंट हैं। फिर मैं हूँ, मेरे छोटे भाई जो मेरे से 15 साल छोटे हैं फजल कुरैशी, वो तबला मेरे साथ तबले के साथ करेंगे। नवीन शर्मा जो ढोलक के मास्टर हैं सेंट्रल इंडिया से और राजस्थान से, वो आएंगे। उमा शंकर जो साउथ इंडिया के मटका, जो अपने पंजाब में भी मटका बजता है, बिल्कुल, हाँ जी, इंडिया का अलग मटका है जी। और उसके मास्टर हैं, उसके उस्ताद हैं, वो आएंगे बजाएंगे। आबोस जो कि उज्बेकिस्तान से आ रहे हैं, ये जैसे कि हमारे यहाँ फ्रेम ड्रम बजता है, फ्रेम ड्रम बोलते हैं जी, दोयरा, तो वो दोयरा के मास्टर हैं, तो वो बजाएंगे। और क्या कहते हैं, मणिपुर से, बिल्कुल ईस्ट इंडिया से, मणिपुर से आ रहे हैं जॉय सिंह, जो पुंग एक ड्रम है उसका नाम, उसको बजाएंगे। और वो ऐसे बजाते हैं कि उसको अपनी बॉडी पे बांधते हैं और फिर बजाते बजाते वो मूवमेंट करते हैं, डांस, एक्रोबैटिक, समरसॉल्ट्स, फ्लिप्स, दुनिया भर के एक्रोबैटिक मूवमेंट बजाते हुए करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो वो होंगे। तो और फिर हम लोग सबको मतलब सोलो तो बजेगा ही, लेकिन साथ में डुएट्स, ट्रियोज और पूरा ग्रुप मिलके बजाएगा। और तो मतलब एक तरीके से हिंदुस्तान के अलग अलग रीजन का, अलग अलग स्टेट का संगीत कैसा है, रिदम कैसे हैं और उनको कैसे बजाया गाया जाता है, उसका एक मतलब पूरा नमूना जिसको कहते हैं, नमूने के साथ हैं कहते हैं, सारी ऑडियंस के सामने हम पेश करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब आप पूरे कैलगरी को हिला के रख देंगे इस दिन। अब देखिए, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ऑडियंस खुशी होके जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आपको देखना और आपको परफॉर्म करते हुए देखना, आई थिंक, और आपने जिन साथियों का नाम बताया वो भी उभरते हुए और काफी ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं उनमें से, तो आई थिंक भी ये अच्छा ग्रुप होगा। तो मुझे काम के अपने अपने स्टेट में उस्ताद माने जाते हैं, हजारों लोग उनको सुनने जाते हैं। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मेरे साथ स्टेज पे आकर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए हाँ की, और मैं हमेशा उनका ममनून तो रहूंगा ही, लेकिन ये भी एक बात है कि उनके साथ बजाने से मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ही। और ये सेवा कर रहे हैं आप हमारे शास्त्रीय संगीत की, आई थिंक ये बहुत बड़ा काम है। जब भी हमने भी यहाँ पे कई शोज वगैरह करवाए हैं, तो इनके अंदर पैसे मुझे पता नहीं बचते, कितना एक्सपेंसिव होता है ट्रिप्स को लेके ऑर्गेनाइज करना, टूर वगैरह सारे। पर जो आप जिस तरीके से लेके आ रहे हैं इतने लोगों को, और इतना अच्छा जो भारत का पूरा शास्त्रीय संगीत आप लोगों को दिखाएंगे लाके,
तो आई थिंक मैं ये आपको बता दूं कि ये टूर पैसा कमाने के लिए नहीं होता है। जी जी ये एक मतलब एक तरह की सर्विस है, और अभी तक जितने भी मास्टर्स ऑफ परकशन टूर हुए हैं, कहीं भी टूर में प्रॉफिट हो गया हो ऐसा नहीं हुआ है। वही मैंने कहा कि क्योंकि मुझे इवन शायद हो जाता है, हाँ लेकिन जी। प्रॉफिट्स नहीं होते। बिल्कुल, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपेंस इतना होता है जब आप लोग साथ में ट्रैवल करते हैं, और बिल्कुल। आजकल तो ट्रैवल भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल और होटल्स वगैरह बड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो इतना आसान नहीं है। और आजकल इकोनॉमी की वजह से फीस भी इतनी नहीं मिलती जैसे पहले हुआ करती थी। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इवन हो जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। वही मैंने कहा भी, ये आप सेवा कर रहे हैं हमारे जो भारतीय संस्कृति की और भारतीय संगीत की, जिसको आप दुनिया भर में फैला रहे हैं। तो आई थिंक यही ये सेवा का ही काम है आपके लिए। आई डोंट थिंक भी इसमें से कुछ ऐसा कोई प्रॉफिटेबल काम होता है इस तरीके के शो करवा। लेकिन बस मुझे एक फायदा है कि कुछ सीखने को मिल जाता है इन लोगों के साथ बजा गा के। ठीक है, जैसा आपने शुरू में कहा था भी सीखता रहता है इंसान। तो हाँ जी, तो बहुत खूब। ओके राजेश जी, ओके, थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। तो हम आपके बारे में आपने निकाला, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और तुहानू फिर मिलांगे किसी दिन। ठीक है जी, 3 तारीख को मिलेंगे जी, 3 अप्रैल। जरूर जी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच जी जैक जी। ओके जी, बाय। बाय बाय।